हेलो। वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर्स में COPD के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ऑल थिंग्स वी विल सी इन डिटेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। जैसा कि COPD मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। अब यहाँ इसके नाम से ही हमें इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है इस डिजीज में। ओके, सो लेट्स सी विद द डेफिनेशन। COPD इज़ अ कॉमन प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज। फर्स्टली जो ये COPD है मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, इसे हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय द परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशंस। इसमें लगातार क्या होता है, लगातार जो एयर का फ्लो है उसमें लिमिटेशन होती चली जाती है, यानी कि जो एयर फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता हमारी ट्रेकिया में, विंड पाइप में। that is usually progressive and associated with an enhanced chronic inflammatory response। यानी कि लंबे समय से वहाँ पे किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो गया और इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है, धीरे धीरे नैरोइंग हो रही है वो ट्रैकिया, और इस वजह से एयर ईजिली पास आउट नहीं हो रहा हमारी ट्रैकिया में, और इस वजह से हमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। सो नेक्स्ट जो COPD, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और इसमें एम्फाइसिमा भी होता है। ओके, तो ये दो तरह की होती है। फर्स्टली ब्रोंकाइटिस होती है। ब्रोंकाइटिस मीन्स जो ब्रोंकाई होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रोंकाई। जो हमारी ब्रोंकाई की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इन्फ्लेम हो चुकी होती है, यानी वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। द एयरवेज दैट कैरी द एयर फ्लो फ्रॉम द ट्रैकिया इनटू द लंग्स में प्रेजेंट विद कफ। उसमें फिर क्या होता है, कफिंग होती है, फीवर होगा, चेस्ट पेन, बैक पेन होगा। ओके, फैटिक हमें फील होता है क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को। ब्रोंकाइटिस कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्यूट एंड द क्रॉनिक। अब ये ब्रोंकाइटिस को भी हम एक्यूट और क्रॉनिक के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पेशेंट इन होम अदर कॉजेज ऑफ क्रॉनिक कैन बी एक्सक्लूडेड, और इसमें कई सारे ऐसे कॉजेज भी हो सकते हैं क्रॉनिक कंडीशन में। यहाँ पे हम डायग्रामेटिक व्यू देख सकते हैं कैसे है। यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये नॉर्मल ब्रोंकाई इनर एरिया आप देख सकते हैं कितना इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे इन्फ्लेम्ड होने की वजह से जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है, क्योंकि इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ पे जो नैरो होने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, अब एयर ईजिली पास आउट नहीं कर पाएगा, एक्सचेंजिंग होने में प्रॉब्लम आएगी। और जो हमने पीछे पढ़ा एम्फाइसिमा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी हमारे एल्वेलाई में। आगे देखेंगे हम कैसे। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस। जो हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो ब्रोंकाइटिस है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस यानी ये सडन होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और ईजिली क्योर भी हम कर सकते हैं इसे। लेट्स सी, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ अ कफ। पहले हमें कफ होगा विद और विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ द स्पूटम, मतलब कि वहाँ पे कफ होगा, कफ में हो सकता है हमें स्पूटम रिलीज हो, या फिर हो सकता है वहाँ पे किसी तरह का स्पूटम ना आए। स्पूटम यानी कि ये म्यूकस होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बाहर निकालते हैं जब हम कफिंग करते हैं। कहाँ से आता है ये, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। ओके, एक्यूट ब्रोंकाइटिस ऑफन अकर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन एक्यूट वायरल इलनेस। और जो ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है यानी कुछ समय के शॉर्ट पीरियड के लिए जो इन्फ्लामेशन होती है वो हो सकता है कि वहाँ पे कोई वायरल इलनेस हो गई हो, एज द कॉमन कोल्ड और द इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। ओके, वायरसेस कॉजेज अबाउट 90% ऑफ द केसेस ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है उसमें ज़्यादातर जो ये 90% वायरस ही होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। वहीं दूसरी तरफ जो बैक्टीरिया होते हैं वो लेस देन 10% होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी कि हमारी जो पल्मोनरी डिसीज़ है यानी ट्रैकिया में जो इन्फ्लामेशन हुई है
वो लंबे समय से लगातार ग्रो करती जा रही है, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोडक्टिव कफ दैट लास्ट फॉर 3 months और मोर पर ईयर फॉर एट लीस्ट 2 years। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा अभी कि मतलब कि ये मंथ से लेके ईयर तक भी चल सकती है बीमारी, तो इसीलिए हम इसे क्रॉनिक कहते हैं। सिगरेट स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़, और जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस तरह की डिसीजेस। फॉलोड बाय द एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द इरिटेंट्स, किसी तरह का इरिटेंट एलर्जन हमारी ट्रेकिया में इंटर कर गया है और हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो गया है, तो इस वजह से भी वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकती है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे ईटियोलॉजी यानी कि कॉजेज़ क्या हैं यहाँ पे ब्रोंकाइटिस के। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईटियोलॉजी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर द, अगर लंबे समय से कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो उसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस हैं। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, जैसे कि जो पर्सन्स माइंस वगैरह में वर्क करते हैं वो लंबे समय से पॉल्यूटेड एयर इनहेल कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे हो सकता है उनके ट्रेकिया में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ऑक्यूपेशन यानी हमारे आसपास की कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों जो जो एयर को पॉल्यूटेड कर रही हैं और हम उसमें इनहेल कर रहे हैं, तो इस तरह से भी वहाँ पे क्या है, पॉल्यूटेंट की वजह से इन्फ्लामेशन होता है हमारी एयर फ्लो में, एयरवे में। ओके, इन्फेक्शन हो गया है किसी तरह का, फैमिलियल जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मैनिफेस्टेशंस यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं उस वक्त जब हम इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। चेंजेस अकरिंग इन द ब्रोंकाई, इंक्रीज साइज एंड नंबर ऑफ द म्यूकस ग्लैंड। जब हमारा वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेम होगा तो क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज, उसमें जो म्यूकस ग्लैंड है उसका साइज भी इंक्रीज कर जाएगा और नंबर भी इंक्रीज कर जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड इंक्रीज होगा। इसका मतलब वहाँ पे कफिंग ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा वहाँ पे ब्लॉकेज होने के चांसेस है। एडिमा होगा, अदर इन्फ्लामेटरी चेंजेस होंगे। ओके, रिडक्शन इन द नंबर्स एंड द फंक्शन ऑफ द सीलिएटेड सेल्स। जो सीलिएटेड सेल्स हैं यानी जो सीलिया है उसके नंबर में डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे प्रॉपर किसी तरह का न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, और इस वजह से वहाँ पे जो सेल्स हैं वो डाई करना स्टार्ट कर देंगी। फाइब्रोसिस ऑफ द एयरवेज, और अगर लंबे समय से वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम रही तो फाइब्रोसिस यानी कि रिजिडनेस हो जाएगी उस पाइप में। ओके, ब्रीथलेसनेस, अब जब वो उसमें एयर अच्छे से पास आउट नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, हमें ब्रीथलेस फील होगा। ओके, पैथोजेनेसिस, अब इसके पीछे का पैथोजेनेसिस क्या है, कारण क्या है, कैसे ये पूरा वर्क करता है, मतलब जो इन्फेक्टेड वायरल है या एलर्जन है वो कैसे एक्टिवेट करता है इन्फ्लामेशन को। यहाँ पे हमने देखा जैसे कि ईटियोलॉजिक फैक्टर, हमने जितना भी पढ़ा कि क्या क्या ईटियोलॉजी है, जैसे स्मोकिंग हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, पॉल्यूटेंट हो गए, तो उनकी वजह से क्या होगा, जो फैगोसाइट है वो माइग्रेशन करेंगे, यानी कि हमारे जो फाइटिंग सेल्स होती हैं वो वहाँ पे माइग्रेट करेंगी और वो क्या करेंगी, प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करती है जो कि इन्फ्लामेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, जैसे कि साइटोकाइंस, एंजाइम्स, ओके, देयर स्टोरेज इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, वो धीरे धीरे स्टोर होंगे हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में, एंड अल्टीमेटली दे विल कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन डायरेक्ट इम्पेयरमेंट, या तो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पे डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और यह हो सकता है यहाँ पे वेसल रिएक्शंस, यानी हमारी जो वेसल्स हैं उसे डायलेट कर देंगे वो, और इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द वेसल वॉल, और जो वेसल्स की वॉल है उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से एक्सुडेशन होगा, और फिर अल्टीमेटली एक्सुडेशन यानी कि जो फ्लूइड है वो बाहर जाने लगेगा ब्लड वेसल से, और इस वजह से हमारे वहाँ पे एडिमा, म्यूकस मेम्ब्रेन एडिमा होगा। एडिमा यानी कि वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रोंकियल हाइपर सिक्रेशन ड्यू टू द इरिटेशंस और द डायलेशन ऑफ द गॉबलेट सेल्स, तो वहाँ पे इरिटेशन होने की वजह से और जो गॉबलेट सेल्स है वो उनके नंबर साइज इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा एयर के फ्लो में। ओके,
अब क्लिनिकल फीचर्स यानी कि क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। एक्यूट ब्रोंकाइटिस मोस्टली कॉमनली अकर्स फीवर्स। देखो वहाँ पे हमें फीवर आएगा ठंड के साथ, मसल एक होगा, हमें हमारे मसल्स में दर्द होगा, पेन होगा, ओके। नसल कंजेशन, हमारे जो नोज़ है उसमें ब्लॉकिंग फील होगी, यानी कि हमें डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग करने में। एंड द सोर थ्रोट, हमारा गला खराब हो जाएगा। कफ इज़ अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस, ओके। जो कफिंग है वो मेन सिम्टम्स है, कॉमन है। कफ में लास्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स। और जो ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, इस कंडीशन में जो कफिंग है वो 2 वीक से ज़्यादा भी रह सकती है। विजिंग होगा, ओके। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। अब यहाँ पे हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डॉक्टर्स डायग्नोज ब्रोंकाइटिस जनरली ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। हम उसके सिम्टम्स को देख के पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यूजुअली नो ब्लड टेस्ट आर नेसेसरी। इस कंडीशन में हम किसी तरह का ब्लड नहीं टेस्ट नहीं करते, ओके, क्योंकि ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। इफ द डॉक्टर सस्पेक्ट्स द पेशेंट्स हैज़ निमोनिया, अगर वहाँ पे डॉक्टर नोटिस करता है कि पेशेंट को निमोनिया है तो वो एक्सरे के लिए ऑर्डर करेगा, ओके। मेजर द पेशेंट्स ऑक्सीजन सैचुरेशन, हम जो पेशेंट है उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल देखेंगे, जो कि एक नॉर्मल इंसान का 94 to 95 होता है, ओके। एग्जामिनेशन और कल्चर ऑफ अ सैंपल ऑफ बलगम, और जो कफ जो स्पूटम बाहर आएगा उस स्पूटम को टेस्ट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम देख सकें वहाँ पे किस तरह का बैक्टीरिया और वायरस ग्रो कर रहा है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अब हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स लेंगे, क्योंकि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक्स ही लेंगे ताकि वो किल हो जाए बैक्टीरिया। ब्रोंकल डायलेटर्स, हमारी जो ब्रोंकाई है वो स्वेल होने की वजह से नैरो हो गई है, तो हम वहाँ पे डायलेटर यूज़ करेंगे जो उसे डायलेट करेगी, खिंचाव करेगी उसमें, ताकि वो नैरो पाइप फिर से थोड़ा रिलैक्स हो जाए। कफ मेडिसिन लेंगे ताकि हमें कफिंग ना हो। म्यूकोलाइटिक्स, यानी हमारे जो म्यूकस रिलीज होगा उसे ब्रेक करेगा और वो स्पूटम एज अ स्पूटम बाहर आ सके, ओके। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देंगे ताकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन को रोका जा सके। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन आती है एम्फाइसीमा। वो भी एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का ही टाइप है। Pulmonary emphysema is a combination of the permanent dilation of the air spaces distal to the terminal bronchioles and destruction of the walls of the dilated air spaces। इसमें क्या होगा, जो हमारी एल्वेलाई है वो उनमें जो कह सकते हैं उनमें उनका जो एयर स्पेस है वो डायलेट हो जाता है, यानी वहाँ पे प्रॉपर एक्सचेंजिंग नहीं हो पाती ब्लड से और एल्वेलाई के बीच में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। और क्या होगा, इट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी कंडीशन। वहाँ भी इन्फ्लामेशन होने की वजह से, लॉन्ग टर्म से वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, इस कंडीशन की वजह से वो वर्क करना स्टॉप कर देती है। इरिटेशन होगा एयरवे में। ईटियोलॉजी कॉजेस क्या हो सकते हैं यहाँ पे, जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, हम देखेंगे इसका रोल कैसे है। स्मोकिंग की वजह से भी होने के चांसेस और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द केमिकल फ्यूम्स। वही मैंने बोला, जो अगर हम किसी माइंस वगैरह में वर्क कर रहे हैं तो हम अलग अलग तरह के केमिकल्स इनहेल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लंग्स को अफेक्ट करती हैं। HIV इन्फेक्शन, स्मोकर्स लिविंग विद HIV आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ द एम्फाइसीमा। और वो स्मोकर जो ऑलरेडी HIV इन्फेक्टेड है उसे होने के चांसेस ज़्यादा हैं एम्फाइसीमा, ओके। यहाँ पे हम देख सकते हैं पैथोजेनेसिस, फिर से कि मतलब ये प्रोसेस कैसे होता है इस डिसीज़ का डेवलप होने का। पहले यहाँ पे हम देखते हैं ये स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, जैसे कि पार्टिकल्स, केमिकल्स, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, हम स्मोकिंग करेंगे तो ये केमिकल्स जाके हमारे वो म्यूकस वॉल पे इकट्ठा होंगी, कलेक्ट होंगी, तो इस वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगा, ओके। एक्टिवेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल, फिर वहाँ पे हमारे न्यूट्रोफिल्स आएंगे इन एक्टिवेशन, और वो क्या करेंगे, एंटी प्रोटीएज को क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये अगर एंटी प्रोटीएज इस एंजाइम को हमने रोक दिया तो क्या होगा, वहाँ पे इलास्टिस एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाती है। इलास्टिस मतलब कि उसमें रिजिडनेस होने लगेगी हमारे विंड पाइप में,
और इस वजह से वहाँ पे प्रॉपर एयर कंडक्शन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे दूसरा, अगर हेरेडिटरी डायरेक्ट अल्फा एंटीट्रिप्सिन वहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, इलास्टिस एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा और इस वजह से टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगी। ओके, अब यहाँ पे सिम्टम्स क्या आएंगे, सिम्टम्स सफोकेशन होगा ब्रीथिंग में, ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब ये तो नॉर्मल है कि हाँ जनरल है कि अगर हमारे विंड पाइप में किसी तरह का भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो वहाँ पे एयर फ्लो होने में प्रॉब्लम तो आएगी, तो इस वजह से हमें वहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होगी, ओके, वुपिंग कफ होगा, एनोरेक्सिया, ओके, फैटिग, थकान होगी। अब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स, मैंने बोला था जैसे कि वहाँ पे अब स्पाज्म होने की वजह से, रिजिडनेस होने की वजह से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, तो हमें ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी जो उन सेल्स को रिलैक्स करे, ओके। तो रिलैक्स करने के लिए हम डायलेटर्स देते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स, एल्बुटेरिल और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, ये मेडिसिन के नेम है जो हम दे सकते हैं। एट्रोवेंट प्रोवाइड ग्रेटर रिलीफ, ये बहुत जल्दी रिलीफ करेगा एंड लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। बोथ अवेलेबल एज अ मेटर डोज इनहेलर, ओके, जो इनहेलर्स जैसे कि गैस फॉर्म में हम इनहेल कर सकते हैं अगर हमें मेडिसिन लेने में प्रॉब्लम होती है तो। मिथाइल जेंथिन्स थियोफाइलिन इज अ ब्रोंकोडाइलेटिंग मेडिसिन, ये भी हमारी ब्रोंकोडाइलेटिंग मेडिसिन है, अवेलेबल इन टैबलेट फॉर्म। This is available in the inhaler form, means gas form, and this is present available in the tablet form, okay। corticosteroids दे सकते हैं हम। Thank you so much, I hope you have understood very well। For more videos you can follow me on my Insta as well as YouTube also। Thank you।